हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिशा क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहले भी हम हिंदी की वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। और दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम सामान्य हिंदी की उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि एसआई कांस्टेबल, चीफ कांस्टेबल और यूकेएसएससी की सभी नई भर्तियों के सिलेबस के बेस के आधार पर बनाई हैं। तो दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर ही आएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आस्तिक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, जो आस्तिक का अर्थ होता है वो है भगवान में आस्था रखने वाला। तो दोस्तों, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नास्तिक। जो कि भगवान में आस्था नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण अलंकार। दोस्तों, जो मानवीकरण अलंकार होता है वो जैसे कि जो पेड़ पौधे, बादल आदि में जब मानवीय भावनाओं का वर्णन हो या फिर निर्जीव चीजों में सजीव होने को दर्शाया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि उपरोक्त पंक्ति में है, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। तो इसमें जो बादल हैं उनको बड़ा सजा धजा के संवर के आए हैं। तो इसमें जो सज धज के आए हैं दोस्तों, वो मानवीकरण यानी कि मानव लोगों की क्रियाएं होती है, तो इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। दोस्तों, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के किसी अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। तो वहाँ पे प्रत्यय होता है, जैसे कि इसमें है सोना सुनार। तो ये इसके अंत में लगे हैं सुनार, जिसमें आर का उच्चारण हो रहा है। बी में है लोहा लुहार। तो इसमें भी क्या है, लुहार में आर का उच्चारण हो रहा है। तो दोनों में ही क्या है, प्रत्यय शब्द है। तो ये सोना सुनार और लोहा लुहार, ए एंड बी दोनों राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, फोर्थ प्रश्न है हमारा यहाँ पे, प फ डॉट डॉट में हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में क्रमशः कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों, इसमें जो अक्षर आएंगे वो है हमारा राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इसमें बी, ब और भ। ठीक है, तो प फ ब भ म। ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प फ भ म ये किन के उच्चारण स्थान है या कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओस्ट। ठीक है, क्योंकि ये ओस्ट से प फ ब भ जब हम बोलते हैं तो हम इनमें ओस्ट का प्रयोग करते हैं बोलते समय, है ना। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर, वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों के लिए। ठीक है, ए है हमारा प्रोफेसर, दूसरा है बी सचिव, जो कि मेल हो या फीमेल दोनों के लिए हम प्रोफेसर और सचिव शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। छठे प्रश्न में है दोस्तों हमारा, मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय है। तो दोस्तों, जैसे अभी ऊपर बताया था कि प्रत्यय जो होते हैं वह शब्द के अंत में लगाते हैं जिससे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि मोटापा और बुढ़ापा में पा है ना, तो इसका प्रत्यय होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, पा। ओके दोस्तों। सातवें प्रश्न में है, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे संज्ञा पूछेगी तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। दोस्तों, जो जातिवाचक संज्ञा है हमारी यहाँ पे, वो उसमें किसी की जाति का पता चलता है। ठीक है, जिन शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जातियों का बोध होता है हम उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में मनुष्यों की जाति का पता चलता है, और गाय में सभी जितनी गायें हैं उनकी जाति का पता चलता है, और नदी में सभी भारत की जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों का पता चलता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आठवां प्रश्न है हमारा यहाँ पे दोस्तों, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है वह डैश कहलाता है। तो दोस्तों, प्रश्न से ही पता चल रहा है निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं हो रहा है ना, हमें उसकी निश्चितता का नहीं पता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें किसी चीज का निश्चित बोध नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण में क्या, कितना, क्यों, कैसे, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। ठीक है। और इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक क्या होता है, जिसमें जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है। जैसे कि आप, हमें, उसे,
मेरा, है ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम भी है इसमें। ये वाचक जो सर्वनाम हैं ये कहलाते हैं, जैसे कि जब किसी वस्तु या प्राणी का संबंध बताने के लिए किया जाता है, तो जैसे कि ये मेरी किताब है जो मैंने उसे दे दी, है ना, तो इसमें क्या है, जो ये सर्वनाम है, जो, मेरी, उसे, तो ये क्या है, सॉरी मेरी नहीं, उसे, ये सर्वनाम है जो उनको जोड़ते हैं आपस में, उनका संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। 9वें प्रश्न में दोस्तों हमारा सत्य युग्म का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है मैं जाता हूँ, वर्तमान काल, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बी में है मैं गया था, भूतकाल, ये भी राइट ऑप्शन है हमारा। सी है शायद वर्षा होगी, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है जो कि भविष्यकाल है। ये सभी हमारे सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 10वें प्रश्न में है हमारा अपादान कारक का या के उदाहरण है। दोस्तों जो हमारा अपादान कारक होता है, ऐसे शब्द होता है जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के किसी दो वस्तुओं को जब हम अलग करते हैं या अलग होने का पता चलता है। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर ए है पेड़ से सेब गिरे, तो ये कहाँ से अलग हुए हैं, पेड़ से, है ना। और बी ऑप्शन में है राम मथुरा से आज ही गया, तो ये भी मथुरा से आज ही गया, वो मथुरा से जा रहा है, यानी कि उससे अलग हो रहा है ना। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, डी ऑप्शन में है, जो कि इसमें से कोई भी इसमें अलग होने की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वह अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों। और 11 प्रश्न में है जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों काल या समय का पता चल रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जिससे हमें समय का पता चल रहा है, समय की विशेषता का पता चल रहा है। ठीक है। 12वें प्रश्न में है हमारा लघुतम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द के पहले लगते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो पहले लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13वें प्रश्न में है सप्ताह में होने वाले के लिए शब्द है। दोस्तों जो सप्ताह में होता है वो साप्ताहिक कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो मासिक होता है वो महीने में होने वाला होता है। ठीक है। 14वें प्रश्न में है स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नारी। ठीक है, ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों जो अंगना है ये पर्यायवाची हमारे प्रांगण, आंगन या परिसर के लिए होगा, या इसके पर्यायवाची होंगे। और जो सी में है केसरी, दोस्तों ये शेर और सिंह, और इसका जो आपका वनराज है ना, ये शेर के लिए बोले जाता है या प्रयुक्त होते हैं, इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर वाजी है किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों जो वाजी है वो अश्व के लिए बोले जाते हैं, ये अश्व के पर्यायवाची, अश्व मीन्स घोड़ा होता है। ठीक है, घोड़े के पर्यायवाची है। और दोस्तों जो हाथी के पर्यायवाची होते हैं इसमें तुम्हारा गज, गजानन और दयंद और कुंभी, ये हमारे हाथी के पर्यायवाची होते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो शेर के हैं अभी मैंने बताए थे केसरी, और इसमें नाहर, सिंह, वनराज, ये हमारे शेर के पर्यायवाची होते हैं। और मोर के पर्यायवाची हो गए तुम्हारे मयूर, सिखी, और हो गए आपके कलापी और सिखावल। ठीक है, ये हमारे मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। 16वें प्रश्न में दोस्तों दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को हम समास कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 17वें प्रश्न में है त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 18वें प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, ये इसकी प्रमुख रचना है। और दोस्तों जो जंगल का दर्द है इसकी जो रचनाकार हैं वो सर्वेश्वर दयाल जी हैं। सर्वेश्वर दयाल जी हैं जिन्होंने
इसकी रचना की थी। और बी में है हमारा कांठ की घंटियाँ, ये भी इन्हीं की रचना है, सर्वेश्वर दयाल जी की। और डी ऑप्शन युग धारा जो है नागार्जुन की रचना है हमारे, ठीक है, नागार्जुन जी की रचना है। दोस्तों एक ये मंगलेश डबराल जी की हमारी जो है एक घर का रास्ता जो है रचना, घर का रास्ता जो 1988 में प्रकाशित हुई थी, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है, ठीक है, मंगलेश डबराल जी की। 19वें प्रश्न में है दोस्तों हमारा सदाधन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रश्न है, इसमें संधि विच्छेद बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सदैव, ठीक है। जो दोस्तों हमारे संधि विच्छेद हमें करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सदाधन एव की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर प्रत्युत्तर भी हो सकता है जिसका संधि विच्छेद प्रतिधन उत्तर है, या अत्याचार भी हो सकता है, या कुछ और भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन जो हमें संधि विच्छेद करनी आनी चाहिए, ठीक है। 20वें प्रश्न में है ग्नगोर्मी का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ पे है ग्नगोर्मी का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गंगा धन उर्मी, ठीक है। 21वें प्रश्न में है निम्न में कौन सा या से शब्द तत्सम है। दोस्तों जो तत्सम शब्द होते हैं ये हमारे संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, संस्कृत के शब्द लिए होते हैं, जिसमें हमारा देखिए ए जो है आश्चर्य, ये हमारा हिंदी का है, बी भी हमारा हिंदी का है, जो लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा अक्षी, जो कि हमारा संस्कृत शब्द है, और जो इसका अर्थ होता है वो चक्षु या पर्यायवाची कह लीजिए, चक्षु आंखें नेत्र के लिए हम यूज की जाती है, जो नेत्र होते हैं आंखें होती है इनके इसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है दोस्तों। 22वें प्रश्न में है दोस्तों हमारा भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे भगवान का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवती, ठीक है। 23वें प्रश्न में है गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे समास बताना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोस्तों बहुब्रीहि समास में दो प्रधान पदों के बीच में जब और या फिर या का प्रयोग होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। देखिए तो गौरी और शंकर है ना, जो हमारे माँ पार्वती और शिव के लिए बोला जाता है गौरी शंकर, इसमें और लगाकर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, और या फिर या का प्रयोग होगा तो बहुब्रीहि समास होगा। 24वें प्रश्न में है मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो दोस्तों जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं ये वो ध्वनियाँ होती है जब हमारी जीभ और तालू की सहायता से जब कोई ध्वनियाँ मुंह से बाहर निकलती है तो वो हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, और ये ध्वनियाँ हैं ऑप्शन नंबर सी ट ठ ड ढ, ठीक है। ये हमारे ट वर्ग है, जब इनको बोला जाता है तो ये जीभ की और तालू की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। 25वें प्रश्न में है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद है हमारा संविधान का 351, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज की जो 25 प्रश्न है हिंदी के वो यहीं पे समाप्त है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और दोस्तों हमारे नए चैनल दिशा क्लासेस में सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, और आगे की अपडेट के लिए जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।